स्टूडेंट। सो लास्ट जो आज जो है इस लेक्चर में हम करने वाले हैं दैट इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट। सो लास्ट लेक्चर में जो है हमने डिस्कस कर ली थी एस ब्लॉक की जो है एल्कली मेटल हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हम कर रहे थे एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कर रहे थे हम? एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी हमने क्या कर ली थी? एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, और एक आयनिक मोबिलिटी के बारे में, आयनिक मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है एक्शन विद एयर एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले तो अगर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं एल्कली मेटल के साथ, तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मतलब वो +2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या है? एल्कली मेटल से क्या होते हैं? कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, टॉप से बॉटम जाते हुए इनकी भी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जिससे क्या है? रिएक्टिंग टेंडेंसी क्या है? बढ़ जाती है किसी भी मेटल की। इसलिए टॉप से बॉटम जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये क्या है? ये भी क्या है? एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये दो तरह के ऑक्साइड बना सकते हैं, या तो मोनोऑक्साइड या फिर परऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड का जनरल फार्मूला इनका होता है MO, और परऑक्साइड का इनका फार्मूला क्या होता है? MO2। देखो MO2 यहाँ पर निकालना। मेटल ये क्या है? एल्कलाइन है, ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +2। तो ऑक्साइड क्या हो गया? -2। ये क्या होता है हमारा? ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। तो इसके केस में नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO होता है, और परऑक्साइड क्या होता है? MO2। MO2 कैसा होगा भाई? M2 पॉजिटिव + O2 नेगेटिव। ये हमारा क्या होता है? परऑक्साइड होता है। क्या होता है? परऑक्साइड। अच्छा, आपका अब एक काम है कि नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और एक था हमारा सुपर ऑक्साइड, आपने इन तीनों के केस में नंबर ऑफ बताना है मुझे कि कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये आपका काम है। इन तीनों में किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है अकॉर्डिंग टू MOT, और किसके पास नहीं होता। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड और एक क्या है? परऑक्साइड की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इनके ऑक्साइड की बात करें तो इनके जो मोनोऑक्साइड हैं, बेरिलियम भी मोनोऑक्साइड बना सकता है, मैग्नीशियम भी बना सकता है, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी बना सकते हैं। और रिएक्टिविटी मैंने अभी आपको बताया कि डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है। प्लस इसका जो बेरियम ऑक्साइड होता है वो जनरली एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक होता है, और बाकी क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। इसका मतलब जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो बेसिक करेक्टर क्या हो रहा है? इस केस में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, प्लस साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑक्साइड आयन को रिलीज करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है? टॉप से बॉटम जाते हुए इनका बेसिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। ठीक है, जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम क्लोराइड बना लेगा, और अगर NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम बेरिलेट बना लेगा। ठीक है, प्लस इंक्रीज होता है बेसिक करेक्टर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि टॉप से बॉटम जाते हुए एक तो पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज होती है, आप इस टर्म में भी बता सकते हैं, और प्लस आयनिक साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। जितनी ज़्यादा कम पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर आएगा बॉन्ड में। ठीक है, और जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर आएगा तो वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ऑक्साइड आयन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें इनके ऑक्साइड की, ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, देखो जब हमने फ्लेम कलरेशन किया था तो हमने वहाँ पर भी बेरिलियम और मैग्नीशियम को ही एक्सेप्शन बोला था। तो ये याद रखना, इनका बिहेवियर बाकी के एलिमेंट से हमेशा ही थोड़ा अलग रहेगा। तो इसके ऑक्साइड भी क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि बाकी सबके ऑक्साइड क्या है? वाटर में सोल्यूबल होके क्या बना लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या है? हीट क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। एक चीज़ याद रखना, कैल्शियम का ये जो ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? हाइड्रोलिथ होता है। क्या नाम होता है इसका? कॉमन नेम क्या है? हाइड्रोलिथ होता है। नेक्स्ट करते हैं कम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। अच्छा, जब अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे वो भी क्या बना रहे थे?
मेटल हाइड्राइड बना रहे थे, लेकिन वो मेटल हाइड्राइड क्या थे हमारे, आयनिक थे नेचर में, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सॉरी यहाँ कैल्शियम हाइड्राइड को हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CaH2 को, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम नहीं बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोलिथ हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके हाइड्राइड की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, फिर वही एक्सेप्शन आ गई, क्यों, क्योंकि इनका साइज़ होता है छोटा, तो छोटा होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर होती है ज़्यादा, तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज़्यादा नेचर कैसा होगा भाई, कोवलेंट होगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम कोवलेंट होते हैं, जबकि बाकी के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, आयनिक। जबकि जब हम एल्कली मेटल की बात कर रहे थे वो सारे के सारे कैसे थे भाई, कैसे थे, आयनिक थे नेचर में, और टॉप से बॉटम आयनिक करेक्टर उनका क्या हो रहा था भाई, इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था, टॉप से बॉटम उनका आयनिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा था। अगर आपको नहीं ध्यान आता तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि टॉप से बॉटम क्या हो रहा था उनका। ये देखो, आयनिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज होता है लिथियम टू सीजियम, क्यों, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिससे हाइड्राइड क्या है, इजीली फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, इजीली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, पहले दो तो क्या है, कोवलेंट है, बाकी नीचे वाले क्या है, हमारे आयनिक होते हैं नेचर में, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, नेक्स्ट, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस। प्लस ये क्या है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड की भी क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। अब एल्कली मेटल की तरह इसके भी जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और टॉप से बॉटम जाते हुए बेसिक करेक्टर इनके हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज होता है। साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, बोन लेंथ बढ़ेगी, बोन लेंथ बढ़ेगी तो OH को रिलीज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इनकी जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, डाउन द फैमिली जाते हुए क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, लेकिन अगर हम इनके हाइड्रोक्साइड के बेसिक करेक्टर की बात करें तो वो क्या है, अगर हम एल्कली मेटल के साथ कंपैरिजन करते हैं, एक एल्कली मेटल है, एक है एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर हम इन दोनों के हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये भी हाइड्रोक्साइड बना रहा है और ये भी क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो अगर हाइड्रोक्साइड के बेसिक करेक्टर की बात करें तो इनका बेसिक करेक्टर जो है एल्कली मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, लेस होता है। रीज़न इज बीइंग, क्या होता है रीज़न, क्योंकि इनके केस में क्या होता है, साइज एक तो छोटा होता है आयन का, छोटा होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्मॉल होती है, इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा, तो इस केस में OH को रिलीज़ करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इस केस में OH को रिलीज़ करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है भाई, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, आयन के ऊपर क्या है, हाई चार्ज है, ठीक है, हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इनकी साइज जो है आयन का स्मॉल होता है, और क्या होती है, डाई पॉजिटिव चार्ज होता है आयन के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इनका जो बेसिक करेक्टर है वो एज़ कम्पेयर टू द एल्कली क्या होता है, कम। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन विद नाइट्रोजन, तो ये भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम नाइट्राइड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कैल्शियम नाइट्राइड, जिनका जनरल M2N3 जनरल फार्मूला होता है, सॉरी क्या है, M3N2 क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। हैलाइड्स की भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जैसे बेरिलियम जो है रिएक्ट करके किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना लेता है, बेरिलियम का क्लोराइड बना लेता है। और टॉप से बॉटम अगर हम इनके की हैलाइड्स की बात करें तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो टॉप वाले हैं हमारे लाइक बेरिलियम, वो तो जनरली क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं नेचर में, और टॉप से बॉटम जाते हुए आयनिक करेक्टर क्या होता है, इनका इंक्रीज होता है, किसका, इनके हैलाइड्स का, क्यों, रीज़न वही, कोवलेंट क्यों है स्टार्टिंग वाले, उनका साइज़ छोटा है, छोटा होने की वजह से उनकी पोलराइजिंग पावर हाई है, तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हाई होती है उतना ही ज़्यादा करेक्टर कैसा होता है, कोवलेंट। जबकि टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है भाई, टॉप से बॉटम जाते हुए साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा तो क्या होगा, यहाँ पर जो है पोलराइजिंग पावर कम, और जितनी कम पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही क्या होता है, हमारा जो नेचर कैसा हो जाता है, आयनिक नेचर हो जाता है। प्लस अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, किसके स्ट्रक्चर की, बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की,
तो हमने बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ टाइप से क्या है एल्यूमिनियम के क्लोराइड से मैच होता है, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, एक तो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसलिए कुछ जैसी प्रॉपर्टी ये शो करता है वैसे ही है। तो बेरिलियम का क्लोराइड भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, तो इन सॉलिड फेज ये क्या है, बेरिलियम का क्लोराइड क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। मतलब बहुत सारे बेरिलियम क्लोराइड के यूनिट आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसमें, इन वेपर फेज में, तो साथ ही साथ इन सॉलिड फेज में जो बेरिलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो sp3 है, भी बताऊंगी कैसे। वही वेपर फेज में अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है डाइमर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में। और अगर हम टेम्परेचर हाई कर देते हैं, टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मोनोमर की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा सॉलिड फेज में ये पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पॉलीमर की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो वो थ्रू लोन पेयर क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बेरिलियम के साथ। तो मान लीजिए बेरिलियम है, ये बेरिलियम का अपना खुद का एक क्लोरीन, ये बेरिलियम का खुद का दूसरा क्लोरीन, ये एक और बेरिलियम है। ठीक है, ये बेरिलियम का अपना एक क्लोरीन, ये बेरिलियम का क्या हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया। अब इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये क्लोरीन भी क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करके इस बेरिलियम के साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली आगे भी यही चीज़ चलती रहेगी भाई, बिल्कुल ये क्लोरीन है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है आगे। ठीक है, तो ऐसे करके है पूरी एक चेन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो किसी कब एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज में। अब यहाँ पर आप हर एक बेरिलियम की क्या देखिए, जो है ऑक्सीडेशन मतलब जो है हाइब्रिडाइजेशन देखिए। ये आगे फर्दर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा भाई क्लोरीन से किसी, तो हर एक बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसलिए मैंने कहा था ना इसके अंदर बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ठीक है, वेपर फेज में डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। डाइमर मतलब दो बेरिलियम क्या होते हैं, एक एक तो क्लोरीन लेके बैठे होते हैं, और दो क्लोरीन क्या होते हैं, इनके बीच में क्या है, ब्रिज की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर हाई करते हो, ये क्या है, मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ओनली BeCl2 की फॉर्म क्या करती है, इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनके अनॉमलेस बिहेवियर की। मैंने कहा था जो बेरिलियम है इसका साइज छोटा है बाकी के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्यों है, एक तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी एलिमेंट से क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। क्यों, रीज़न सबका सेम जाएगा अनॉमलेस बिहेवियर में। बेरिलियम का साइज छोटा होता है, बाकी के कंपैरिजन में इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, और इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं मोस्टली प्रॉपर्टीज़ बाकी के एलिमेंट्स, बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करती हैं। जैसे ये हार्डर होता है मैग्नीशियम से, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ जल्दी से, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि बाकी कर लेते हैं, जब भी हमने कहा था। जबकि बाकी क्या है, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, जबकि बेरिलियम तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, बेरिलियम का है जो है डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड नहीं बनाता, जबकि मैग्नीशियम बना लेता है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक चेन बनाता है, जबकि मैग्नीशियम है सीधा क्या है, अपना हाइड्राइड बना लेता है। बेरिलियम तो एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक फॉर्म में, बेरिलियम का हाइड्राइड, और मैग्नीशियम का हाइड्राइड क्या बना लेता है, ओनली सिंगल मोनोमेरिक फॉर्म में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो 2-3 प्रॉपर्टी हैं जैसे हम बाकी करते हैं वैसे ही करेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप की। अब मैंने कहा जो डायगोनल रिलेशनशिप आपको बताया हुआ है क्या होता है, तो बेरिलियम तो है 2D सीरीज का एलिमेंट। ठीक है, तो 3D सीरीज का कौन आएगा, इसके डायगोनल में कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। बोरोन के बाद आता है एल्यूमिनियम, तो डायगोनली कौन प्रेजेंट है, इसके एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। एक तो अभी प्रॉपर्टी हमने की, दोनों का ही ब्रिज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, साइज छोटा होता है, दोनों ही क्या है जो है रिएक्ट कर सकते हैं किसके साथ, कंसनट्रेटेड हमारे HNO3 के साथ, दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, दोनों एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। बेरिलियम भी एम्फोटेरिक होता है, इसका ऑक्साइड भी, और इसका ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। दोनों ही क्या है रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। दोनों के ही कार्बाइड क्या कर देंगे, वो बना लेगा बेरिलियम कार्बाइड, और वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा बेरिलियम ऑक्साइड, और वो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। दोनों ही वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो ये कुछ क्या है, दोनों की डायगोनल रिलेशनशिप है जो आपको करनी है एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट। उसके बाद इनके स्पेशल फीचर्स आते हैं, ये आप खुद से देख सकते हैं। अच्छा, मैंने एक स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था, क्या, बेरिलियम
BeH2 और MgH2 का। तो ये मैंने कहा था ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देखो है ना। तो ये जनरली इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, BeH2 की N। तो मान लो अगर दो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर B2H6 हो जाएगा। तो B2H6 में क्या होगा, दो बेरिलियम होंगे, साइड में दो हाइड्रोजन होंगे और बीच में दो हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, बीच की। अगर N की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे क्या है, यहाँ पर क्या होता जाएगा, जो चेंज आता जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ये भी क्या है, एक 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, जिसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं, उस फॉर्म में क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करता है इनका स्ट्रक्चर, किसका, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एंड सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। अच्छा, तो अगर हम इनके आयंस की बात करते हैं, किसकी, एल्कली मेटल की बात हो रही है, ये एल्कलाइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल के आयन कौन कौन से होते हैं भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो अगर हम इनकी सोल्वेशन टेंडेंसी की बात करते हैं तो देखो, लिथियम का साइज़ है छोटा, लिथियम का साइज़ क्या है, स्मॉल होने की वजह से जैसे ही आप इसका सोल्यूशन बनाओगे, इसको सोल्यूशन में डालोगे, तो क्या है, साइज़ छोटा होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्या है, ग्रेटर टेंडेंसी से क्या कर देंगे, अपने जो है वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इस लिथियम को सराउंड करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। और बताया हुआ है आपको, जब वाटर के मॉलिक्यूल जो है सराउंड कर जाते हैं किसी भी एटम को, ठीक है, तो क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, जो वाटर अगर है तो उसके केस में हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिथियम के केस में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या है, लिथियम हाईली सोल्यूबल होता है, लिथियम क्या होता है, हाईली सोल्यूबल होता है, ठीक है। और आपको बताया हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस सोल्यूबल कब होगा किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जब जो है, जो उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, लेटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाती है, तो उस केस में सब्सटेंस क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो लिथियम के केस में इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, सोल्वेशन एनर्जी, कि वो सोल्वेशन एनर्जी क्या है, बाकी एनर्जीज को ओवरकम कर जाती हैं, जिसकी वजह से लिथियम क्या है, हाईली सोल्यूबल हो जाता है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। इसलिए अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो लिथियम हाईली सोल्यूबल होता है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कैसे एक्सप्लेन करेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। मान लो सोल्यूशन है आपके पास 5, एक है लिथियम के आयन का सोल्यूशन, एक है सोडियम आयन का सोल्यूशन है आपके पास, एक पोटेशियम के आयन का सोल्यूशन दे दिया मैंने आपको, एक रुबिडियम आयन का सोल्यूशन दे दिया, एक सीजियम आयन का। अब इन पांचों सोल्यूशन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा? आप कहोगे मैडम लिथियम का साइज़ छोटा है, जैसे वो छोटी बॉल होती है, आप उस छोटी बॉल, एक आपके पास छोटी बॉल है, एक आपके पास बड़ी बॉल है, आप दोनों को फेंकते हो, ठीक है, तो कौन जल्दी से भागती है? वो छोटी बॉल ज़्यादा तेज नहीं भागती उस बड़ी वाली से। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं क्या, कि लिथियम का साइज़ है छोटा, छोटा होने की वजह से इसकी मूवमेंट फास्ट है, ये तेज भाग सकता है। तो कोई आयन जितना तेज भागेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें इन सोल्यूशन की, तो लिथियम आयन वाली कंडक्टिविटी, मतलब वो सॉल्यूशन जो लिथियम आयन को कंटेन कर रहा है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए थी बाकी किसके कंपैरिजन में, बाकी आयंस के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। लेकिन ये रिजल्ट क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा। क्या होता है उल्टा, कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑर्डर रहता है वो सीजियम आयन ज़्यादा होता है, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम और देन लिथियम। ये क्या रहता है, कंडक्टिविटी ऑर्डर रहता है। इसका मतलब लिथियम आयन का जो सोल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर आयन। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो, जैसे ही हम लिथियम को क्या डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं या फिर किसी भी एल्कली मेटल को डालते हैं, पहले हम लिथियम की बात कर रहे हैं, लिथियम की बात करेंगे। लिथियम को जैसे ही हम क्या डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो वाटर क्या कर लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल लिथियम आयन को सराउंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सराउंड। वो लिथियम के साथ क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कौन, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है नेगेटिव वाला ही क्या करेगा, पोर्शन वाटर का जो क्या कर लेगा, लिथियम को सराउंड कर लेगा। ये एक ओ नेगेटिव, ये दूसरा ओ नेगेटिव, ये तीसरा ओ नेगेटिव और ये फोर्थ ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या कर लेंगे, जैसे ही लिथियम को आप वाटर में डालोगे तो लिथियम वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, लिथियम को सराउंड कर लेंगे और क्या बना लेंगे, एक शेल बना लेंगे लिथियम के अराउंड। क्या बना लेंगे, एक शेल बना लेंगे। अब लिथियम साइज छोटा है तो कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए लिथियम को सराउंड करने के लिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिथियम के केस में क्या रहता है, जनरली 4 रहता है। किसके अंदर, इस शेल के अंदर। इस शेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सॉल्वेशन शेल।
ठीक है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है 4। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इस प्राइमरी सॉल्वेशन शेल में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। देखो ये तो अभी कुछ 4 मॉलिक्यूल सराउंड किए थे, लेकिन वाटर के और भी तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। अब वो वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, बाहर एक और शेल की फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है, अब मान लो मैं यहाँ सेंटर में बैठी हूँ, ठीक है, मैंने कहा आप लोग आ जाइए मेरे राउंड क्या कर लीजिए, सर्कल बना लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे हैं, तो ये पहला सर्कल बन गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। ठीक है, ये आप बिल्कुल सेंटर में हो। ठीक है, अब मुझे क्या है, मान लो किसी ने बुला लिया, बाहर कोई खड़ा था, मुझे कहा मैम 1 मिनट बात सुनना, अब मैं जा रही हूँ बाहर। एक मेरे अराउंड 1 सर्कल प्रेजेंट है, एक मेरे अराउंड 5 सर्कल प्रेजेंट है, तो कब मेरे लिए मूवमेंट करना आसान होगा, ऑब्वियस है जब मेरे लिए एक जो है सर्कल प्रेजेंट होगा तब मैं आसानी से मूवमेंट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, मेरे अराउंड 5 सर्कल है, तो मुझे पहले पहला सर्कल तोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसकी वजह से मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम यहाँ लिथियम की बात है। तो लिथियम के बार पहले तो प्राइमरी सॉल्वेशन शेल बन रही है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद और भी शेल बनेंगी, जिससे क्या है, लिथियम आयन साइज तो छोटा ही है इसका, लेकिन इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, इन शेल के कारण क्या है, शेल की फॉर्मेशन के कारण इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, इसकी मूवमेंट की टेंडेंसी अगर कम हो गई, जिसकी वजह से इसके सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा आयन की बात करते जाते हैं, बड़े आयन के केस में क्या होता जाता है, जो हमारी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन है, प्लस लिथियम का साइज छोटा है, वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है, इसी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेशन शेल बन रही है। लेकिन जैसे ही हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो हाइड्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हाइड्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो है, जैसे जैसे हाइड्रेशन डिक्रीज होता जाएगा तो ये जो रेडियस है ये भी डिक्रीज होती जाएगी। भाई जितनी कम ये रेडियस होती जाएगी, रेडियस मतलब शेल, नंबर ऑफ शेल क्या है जो ये बन रही थी, जैसे जैसे हाइड्रेशन कम होगा तो ये नंबर ऑफ शेल बननी भी तो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ना। अगर इसके केस में 5 बन रही हैं तो सोडियम के केस में 4 बनेंगी, आगे और 3 बनेंगी, 2 बनेंगी, तो शेल कम होती जा रही हैं, धीरे धीरे करके 1 तक भी पहुँचेगी। तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हाइड्रेशन की रेडियाई है वो डिक्रीज हो रही है। जितनी हाइड्रेशन की रेडियाई कम होगी उतनी ही कम नंबर ऑफ शेल बनेंगी लिथियम के अराउंड, मतलब एटम के अराउंड, और जितनी कम नंबर ऑफ शेल बनेंगी उतना ही हमारा आयन का मूवमेंट क्या हो पाएगा, आसान हो पाएगा। जैसे ये तो था लिथियम और ये था सीजियम। लिथियम तो बना रहा था अपने अराउंड 5 शेल, क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन ज़्यादा है, ये नंबर ऑफ शेल्स क्या बना सकता है, अपने अराउंड ज़्यादा। सीजियम क्या है, बड़ा है साइज में, प्लस इसकी हाइड्रेशन कम है। हाइड्रेशन कम है तो इसको कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो ये शेल बनेगी इसके अराउंड वो कम नंबर ऑफ शेल बनेगी, जिससे इसका मूवमेंट क्या है, आसान हो पाएगा, जिससे जो इसका सोल्यूशन है जो क्या कंटेन कर रहा है, एक सीजियम कंटेन कर रहा है, एक लिथियम कंटेन कर रहा है। तो लिथियम आयन का जो सोल्यूशन है वो लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा, जबकि सीजियम का क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। इसलिए कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा सीजियम आयन की सोल्यूशन की होती है और सबसे कम किसकी होती है, लिथियम, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सीजियम की ज़्यादा होती है और लिथियम की क्या होती है, कम। सेम एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज तो क्या है, और भी छोटा है, मतलब वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है। इसका मतलब एल्कलाइन मेटल के, एल्कली मेटल के कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो और भी ज़्यादा कम होती है। प्लस उसके केस में भी टॉप से बॉटम जाते हुए आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि टॉप से बॉटम जाते हुए हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो नंबर ऑफ शेल कम फॉर्म होंगी, कम नंबर ऑफ शेल फॉर्म होगी तो आयन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। लास्ट बचेगा हमारा, बच गया क्रिप्टेट बच गया, और उसके बाद क्या बच गया हमारा, पॉली ईथर्स बच गया, और उसके बाद लास्ट हमारा बच गया रोल ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बस, थैंक यू।